नमस्ते प्यारे साथियों। आज मैं जो कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो विज्ञान विषय है उसका जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, उसको मैं स्टार्ट करूंगा आज से। और जैसे गर्मियों की छुट्टियों के अंदर सभी आप घर पे रहोगे तो भी आप तैयारी में निरंतरता ला सकते हो। इसलिए मैं ये क्लासें सप्ताह के अंदर 3 क्लासें दूंगा साइंस की। इसके अलावा और भी प्रयास करूंगा देने की। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैं बोर्ड पे लिखाऊँ या जो पढ़ाऊँ उसके आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आने वाला सत्र जो 2022-23 है उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और गर्मियों की छुट्टी में जो आप समय व्यर्थ में गवाओगे उसका आप सदुपयोग करके अच्छी तैयारी कर सकते हो और आने वाले सत्र 2022-23 के अंदर आप अच्छे परसेंट भी बना सकते हो। इसलिए मैं साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जो पहला लेसन है अपना विज्ञान का कक्षा 10 का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर करूंगा वो आपको ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को देखना ही नहीं है। वीडियो को देखने से पहले आप नोटबुक और एज इट इज नोट्स बनाते हुए चलें जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, और उसी के आधार पर ही आपको नेक्स्ट क्लासेस जो आपका सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर यही चीज़ें पढ़ाई जाएगी, वापस रिपीट की जाएगी। तो आप ध्यान दें। और सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो 10th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है आपके मिलने वाले हो सकते हैं 10th क्लास में जो 2022-23 के अंदर आएंगे, तो उनको आप ये वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि अपने लिए चीज़ हो सकता है जो वीडियो देख रहे हैं वो कक्षा 10 के अंदर नहीं हो, 12th के अंदर हो या अन्य तैयारी कर रहे हो। और एक चीज़ और बताऊं, मैं उस जो 10th के अंदर से जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है 10th क्लास की, उसके अंदर से जिस कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ के साथ क्लियर होते चलेंगे। तो आप ध्यान से देखें और शेयर करें इसको। अब देखिए जो अपना लेसन है पहला वाला, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज के इस सेशन के अंदर मैं बस ओनली जो अपना पहला लेसन है जो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इसको भी आपको समझना है, क्योंकि हम जैसे डायरेक्ट अगर मान लो कोई भी विषय या कोई भी लेसन लेके पढ़ने लग जाते हैं तो हमारे को जो चीज़ें बेसिक कंसेप्ट होती है क्लियर नहीं होता, तो हम उसको समझ नहीं पाते उस लेसन को। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप। जो होता है वो किसे कहते हैं, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, यानी कि जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो एक पार्टिकल बनता है या जो पदार्थ बनता है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो एक बड़े भाग का निर्माण होता है उसे बोलते हैं पदार्थ। हम जो हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर, छोटी छोटी इकाई, छोटे छोटे यूनिटों से मिलकर एक बड़े भाग का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं पदार्थ। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये चौक है, चौक के भी अगर मान लो तोड़ते जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में विभक्त हो जाएगा और छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी छोटे छोटे पार्ट या छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ जो भाग होता है, जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब देखो इसको देखो, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है जो पदार्थ कहलाता है। इसके गुण क्या होते हैं बच्चों, गुण क्या होते हैं? गुण देखो, कोई भी छोटी सी इकाई, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर अगर बड़े भाग का निर्माण करती है तो उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है। और द्रव्यमान का अगर मान लो इस तरह से लें अपन तो इसका क्या होता है, भार हो जाता है। छोटी छोटी इकाई से मिलकर बड़ा भाग बनेगा तो उसका क्या होगा, उसका गुण जो होगा पदार्थ का, उसका मतलब क्या हुआ, उसका द्रव्यमान भी होता है, उसमें भार भी होता है। और दूसरी बात है, जितना छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो पदार्थ बनेगा तो वो क्या करेगा, बड़ा रूप लेगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्थान भी घेरता है। यानी कि 2 गुण हो गए पदार्थ के, यानी कि इसमें द्रव्यमान भी होता है और इसमें ये स्थान भी घेरता है। अब देखिए नेक्स्ट में लिखा है परमाणु, यानी कि एटम। जो हमारे हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर परमाणु भी काम में आएगा। केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अब देखो ये परमाणु जो होता है वो होता है छोटी सी इकाई, यानी कि जो सूक्ष्मतम कण होता है। कौन सा? जो सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटी इकाई। जैसे ये कोई सा भी पदार्थ बना, पदार्थ का जो छोटे से छोटा कण जिसको हम क्या, उसके बाद हम उसको तोड़ नहीं सकते, वो अविभाज्य होता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि इनडिविजिबल जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रूम बना हुआ है, रूम बना हुआ तो उसके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा? जैसे हम छोटे छोटे पार्टिकल में जाएंगे तो लास्ट में अंत में क्या आएगा हमारे पास, जैसे एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, तो वो क्या आएगा, एक रेत का कण आएगा, जो इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से जो पूरा छोटे छोटे पार्टिकल से जो पूरा रूम बना, ये तो क्या हो गया, एक पदार्थ की परिभाषा होगी। यानी कि छोटे छोटे यूनिट से, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर इतना बड़ा रूम बना, जिसका वेट भी है यानी द्रव्यमान भी है और इसके ये स्थान भी घेर रखा है।
लेकिन इस रूम का सबसे छोटा भाग जो अविभाज्य है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, तो रेत का कण होगा, रेत का कण वो क्या होगा, अविभाज्य होगा, उसको बोलेंगे हम परमाणु, एटम बोलेंगे। अब देखिए परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है, इसका गुण ध्यान रखना। ये एक एक नंबर के यानी कि वन डे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और 10th क्लास के अंदर तो है ही। मैं और कह रहा हूँ दोबारा आपको कि 10th क्लास के अंदर जहाँ 10th क्लास का सिलेबस है जिस कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि परमाणु किसे कहेंगे, सबसे छोटी इकाई, और परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ वापस, क्योंकि लिखना पड़ता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे बोर्ड में मैंने दूसरे जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर जो शब्द आते हैं, शब्दावली होती है, उसके बारे में बताया यहाँ पर। इससे पहले हमने देखा पदार्थ और परमाणु। अब देखिए अणु, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु, परमाणु का नाम लिया, अविभाज्य है, उससे मिलकर क्या बनता, पदार्थ बनता है। समझ में आ गई। यानी कि जो सूक्ष्मतम कण होता है, अब मैं यहाँ डेफिनेशन लिखी मैंने, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने नमक का सूत्र लिया है, तो इसके अंदर सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप, जो मैंने सूत्र लिखा है, पर अणु किसे बोलेंगे, जैसे NaCl लिया, यहाँ पर तो क्या है, ये सोडियम भी है, सोडियम अलग परमाणु हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन भी है, क्या है, क्लोरीन भी। यानी कि दो परमाणु हुए, दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किया। इसने क्या किया, एक अणु का निर्माण लिया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर। जैसे आप जल ले लिए, जल का सूत्र होता है H2O होता है। अब H2O के अंदर देखिए आप, H2O ये भी क्या है, एक अणु है। मैंने डेफिनेशन में लिखा है दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, एक तो क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन आ गया। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, जिसका एग्जाम्पल कोई सा भी लिख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। मैंने लिखा है वो लिखो तत्व। अब तत्व जो होते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तत्व क्या होते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखिए, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे सोना या चांदी आप ले सकते हैं उदाहरण। इसके बाद यौगिक, याद रखना, यौगिक यानी कंपाउंड, यानी कि ये देखो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। किससे मिले, एक निश्चित अनुपात होता है इनका। तो जैसे कोई सा भी तत्व ले लीजिए, ये उदाहरण ले लीजिए, तो इनका सोडियम का और क्लोरीन का एक निश्चित अनुपात में मिलकर जब पदार्थ बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हम यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ये आप लिख लीजिए और कॉपी के अंदर। देखिए आगे, अब देखने में, देखो आपको डेफिनेशन लिखी है मैंने वापस। एक मिश्रण होता है जो आपके केमिस्ट्री में काम में आता है, वो देखिए दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात। अगर निश्चित अनुपात होगा तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। लेकिन अनिश्चित अनुपात के अंदर मान लो दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण में मतलब समझ गए ना, किसी भी चीज़ का मिश्रण कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे अपन मिट्टी उठाएंगे, कहीं से मिट्टी उठाएंगे, तो उसके अंदर बहुत सारे तत्व अनिश्चित अनुपात के अंदर मिले हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया धुआं हो गया, मिट्टी हो गया, बादल हो गया, इसको भी लिख लीजिए आप। बोर्ड पे आपके लिखे हुए कुछ तत्व है जो हमारे 10th क्लास के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के आधार पर हम आगे इस लेसन को समझेंगे, केमिस्ट्री को समझेंगे। तो आप इनको भी कॉपी कर लीजिए। ये 20 तक तत्व है जो मैंने लिखाया है 10th क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आपको ये याद करने हैं, 20 तक याद होने चाहिए। इनके याद होने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन इनको आप नोट कर लीजिए। देखो, सबसे परमाणु क्रमांक के आधार पर 20 तत्वों को मैंने जो इंपॉर्टेंट थे अपने 10th क्लास के हिसाब से तो वो लिखे हैं। सबसे पहले आता है देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, हीलियम, He हो गया, लिथियम, Li हो गया, बेरिलियम, Be हो गया, बोरोन, B हो गया, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। इसी तरह से फ्लोरीन का हो गया आपके पास F, और नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, और पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca।
ये इसके प्रतीक है। जो हमारे जो रासायनिक समीकरणें बनेगी आगे जाके, तो उसके अंदर आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए 20 तक। यानी कि ऐसे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे वो आएगा। इसी तरह से आपको क्लोरीन का पूछ ले, क्लोरीन का कितना होता है परमाणु, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 17 होता है, 17 होता है, 17 नंबर पे वो आता है। तो अब देखिए इसकी ट्रिक में बता देता हूँ आपको, लिखनी कैसी है, इसको आप लिख लीजिए एक बार। लिखने के बाद देखो, मैं एक आपको लिखनी है, मिटा रहा हूं। ट्रिक क्या होगी इसकी, 20 तक याद करने की ट्रिक क्या होगी वो भी समझ लो। 20 तक याद करने की ट्रिक देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको याद करना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम, ये प्रतीक याद होने चाहिए आपको, हाइड्रोजन और हीलियम। शुरुआत के अंदर ये लिखाया था, हाइड्रोजन हीलियम हो गया। उसके बाद एक लाइन आपको एक याद करनी है, वो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, ये याद कर लिया। सेकंड स्टेप में आप लिखोगे लीबे बकनो, लीबे बकनो फनी ना मग अलसी पस्कल अर, ये लाइन आपको याद करनी है, नामक अलसी पस्कल अर। और बाद में तीसरी लाइन लिखे पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन हीलियम, याद हुई एक, जैसे कॉमेडी के अंदर हम कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं, मजाक मजाक के अंदर कुछ लाइनें याद कर लेते हैं, इसी तरह से है 20 तक आपको तत्व याद हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे सबसे पहले बोला आपने हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद एक लाइन याद कर लिया आपने लीबे बकनोफनी नामक अलसी पस्कल अर, और उसके बाद क्या लिखना, 2 पोटेशियम और कैल्शियम। अब आप पूछोगे सर लीबे बकनोफनी नामक अलसी पस्कल अर से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा तत्व है, तो मैं इसके बारे में बता दूं। मैं इस लाइन को खोल लेता हूं एक बार। लीबे, 2 याद हुए, हाइड्रोजन हीलियम हुई, ली, चौक चेंज कर लेता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ली से बना आपके लिथियम, बी से बना आपके बेरिलियम, क्या बना, बेरिलियम। बकनों से बोरोन, वैसे क्या बन रहा है देखना इधर, बोरोन। कैसे क्या बन रहा आपके, कार्बन। न से बना लो, नो से बना लो नाइट्रोजन। अब देखिए बकनो आया ना, तो यहां पर नो, यहां पे क्या आएगा, NO आएगा, तो O से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फनी, फनी को तोड़ो आप, फनी को तोड़ने पे आपको F से मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, फ्लोरीन, क्या मिलेगा, फ्लोरीन। और नी, NE आएगा, NE आएगा, तो उससे क्या, नी का क्या होता है, NE, तो नी से क्या बना, नियोन। अब देखो ना का हम लिखेंगे तो Na आएगा, इसका मतलब होता है सोडियम, क्या होता है, सोडियम। इसी तरह से मग को आप लिखोगे प्रतीक समझने के हिसाब से, ये नामक Mg, मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम के बाद देखो आप अल को कैसे लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं Al, ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। और सी को क्या लिखते हैं अपन, सी को लिखेंगे Si, यानी कि सिलिकॉन, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। तो अब देखिए नामक अलसी, समझे आप, लीबे LIBE, ब क नो फ नी ना मग अल सी, ये लाइन याद करनी है आपको। इसी तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाने से आपको 20 तक ये तत्व याद हो जाएंगे। नामग अलसी पस्कल अर, ये लिखा है मैंने लाइन एक, पस्कल अर, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए इस लाइन का जो लास्ट का भाग था वो क्या था बच्चों, पस्कल अर, क्या था, लिख रहा हूं मैं यहां पे, पस्कल अर, ये था पस्कल अर। अब पस्कल अर के अंदर क्या आएगा, सुनो इधर ध्यान से,
पास्कल पी से, या इसमें लिख देता हूं पी से, ये पी बना, पस से को क्या लिखेंगे एस, पास्कल, कल यानी कि कल को क्या लिखेंगे सी एल, अर को क्या लिख देंगे अपन ए आर। अब देखो पी से क्या बना, फास्फोरस बना, एस से सल्फर बना, क्लोरीन बना और आर्गन बना, और उसके बाद दो शब्द मैंने वैसे लिखा दिए थे, पोटेशियम और कैल्शियम आपको याद रखने हैं। तो यानी कि लीबे बकलो नामक अलसी पस्कल अर की लाइन याद करने से आपको परमाणु क्रमांक 3 से परमाणु क्रमांक कहाँ तक 18 तक आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करना, आप इसको लिख लेना। अब मैं वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज़ को ध्यान रहे, इसके अंदर जो भी नोट्स है, कितने जो भी नोट्स है वो आपको मेरे जो ये चैनल है, इसका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको @नीरज इस पे आपको PDF हर क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप इनको डिटेल के अंदर पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम बात करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट थे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। देखिए परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जैसे परमाणु हमने पढ़ा था अभी, परमाणु यानी कि एटम, इसमें बच्चों 3 कण पाए जाते हैं। क्या 3 कण पाए जाते हैं? अब वो 3 कण कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटॉन जिसको P+ बोलते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन जिसको N से प्रदर्शित करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इलेक्ट्रॉन इसको E- से हम प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर यानी कि क्या बनता है? परमाणु का निर्माण होता है। अब इनकी कंडीशंस कैसी होती है इसके अंदर, याद रहे आपको, मैं छोटा सा बना रहा हूं यहां पे। ये होता है परमाणु के बीच में नाभिक। क्या होता है? नाभिक। इसके चारों ओर कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं। समझना ध्यान से। नाभिक के अंदर, नाभिक जो होता है परमाणु का केंद्रीय भाग होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं नाभिक, इसको क्या बोलेंगे? नाभिक, न्यूक्लियस। नाभिक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाए परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या किससे मिलकर बनी होती है, तो क्या कहोगे? आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? परमाणु का नाभिक बनता है। उसके बाद देखिए जो ये नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सुनना इधर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इन कक्षाओं के अंदर? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु का जो नाभिक होता है उसके चारों ओर अपना एक पथ बनाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह से सूर्य के चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पूरा परमाणु हुआ ये, और जिस पथ के अंदर वो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कक्षा, या आप इंग्लिश में लिख लीजिए इसको ऑर्बिट, या लिख लीजिए आप सेल। क्या बोलते हैं इसको? कक्षा, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। हाँ चलिए नेक्स्ट। इसी के बाद देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पे देखो ये इनके जो मैंने लिखाया, जैसे ये नाभिक था और इसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस नाभिक के अंदर तो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर। ये इससे मिलकर नाभिक बनता है। नाभिक लिख दिया मैंने, नाभिक हो गया ये। और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। तो इन पथों को तो क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ठीक है, कक्षा बोलते हैं। अब समझने की बात यहाँ पर ये है बच्चों कि जो पहली कक्षा है उसको, पहली कक्षा जो नाभिक से चलेगी तो उसको तो बोलते हैं के कोष।
इसको कोस भी बोलते हैं ना, ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, के कोस, और दूसरी कक्षा होगी उसको बोलेंगे एल कोस, और लास्ट वाली है जिसको बोलेंगे, आगे भी होती है अपने कोर्स के अंदर, वो बता रहा हूं मैं, एम कोस। अब देखिए जो पहली कक्षा के कोस है, के कोस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो भरने की क्षमता है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से एल कोस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम हम 8 भर सकते हैं, और एम कोस के अंदर भी हम 8 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हालांकि आगे उच्चतम कक्षाओं के अंदर जाओगे, आप हाईएस्ट क्लास के अंदर जाओगे तो 18 भरे जाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास है, इसलिए आपको ये याद रखना, पहली कक्षा जो है, जो के है, के कोर्स के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण से समझेंगे हम इसको। आपको लिखने हैं, नोट्स बनाते चलना आपको साथ में। एक उदाहरण ले लेते हैं ऑक्सीजन का, एग्जाम्पल लिया आपने ऑक्सीजन का, किसका लिया, ऑक्सीजन का। आपके माइंड में जैसे वो तत्वों वाले मैंने 20 तत्व लिखाए थे, उसके जो परमाणु क्रमांक थे, एटॉमिक नंबर, अब बताइए आप वो याद नहीं करोगे तो कैसे आएगा। एटॉमिक नंबर इसके कितने होंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका बच्चों, परमाणु क्रमांक आप याद करोगे तो कितना आएगा इसके अंदर, परमाणु क्रमांक कितना आता है बताइए। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का आता है कितना, 8। अब इसका परमाणु क्रमांक अगर 8 है तो इट मीन्स ये ध्यान रखना आपको, इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8। ये ध्यान रखना ना, प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 8 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 8 ही होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, जैसे ये नाभिक हो गया, पहले वाले कोष के अंदर, के कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये के कोष है, के अंदर कितने जाते हैं, 2। कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दूसरा वाला कोष आएगा अपना, कौन सा आएगा, एल, ये वाला एल कोष है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अधिकतम भाई सर 8 जा सकते हैं, लेकिन हमारे के वाले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस परमाणु क्रमांक के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 परमाणु क्रमांक, 2 इधर के वाले कोष के अंदर चले गए तो एल कोष के अंदर कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बताइए कितने जाएंगे, बचे हुए जाएंगे। यानी कि 8 में से 2 के कोष के अंदर आ गए तो एल के अंदर कितने आ जाएंगे, आपके पास 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। संयोजकता नहीं निकाली अभी, संयोजकता मैं बाद में बताऊंगा। तो यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला कोष है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वो ही क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, लिख लो इसको भी, परमाणु क्रमांक आपको याद रखने हैं और गर्मियों की छुट्टियों का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए। हाँ देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे संयोजकता, क्या पढ़ेंगे, संयोजकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। संयोजकता पढ़ेंगे हम। संयोजकता क्या होती है बेटा, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया, ऑक्सीजन का उदाहरण दिया, उसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे। संयोजकता क्या कहलाती है, बाह्यतम कोष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए आप कि बाह्यतम आउटर ऑर्बिट जो होता है में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। सुनना इधर ध्यान से, जैसे मैंने ऑक्सीजन का उदाहरण लिया था, इसके अंदर के और एल, के कोष और एल, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और एल के अंदर 6 आ गए। तो मैंने ये बताया था आउटर ऑर्बिट जो है 1 2 3 4 5 6, जो ये एल कोष है, एल के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। कितने, अधिकतम इसकी सीमा कितनी है, अधिकतम लिमिटेशन कितनी है, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 2 तो के में चले गए और दूसरे वाले में कितने आएंगे, बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं, ये क्या है, आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट यानी कि बाह्यतम कोष, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष, यानी कि संयोजकता जो है
वो किस पर निर्भर करती है, कोई भी परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है उस पर, उसके द्वारा ही संयोजकता का निर्धारण किया जा सकता है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, जो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी के आधार पर हम संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको भी। अब सुनना इधर ध्यान से, मैं इसको समझाऊंगा आपको भी। लिख लिया है, गीत लिख लो। यानी कि बाह्यतम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपने पास, 6 आ रहे हैं। अब मैंने बताया कि पहला वाला K, दूसरा वाला M और ये M, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसके अंदर 8 भरे जा सकते हैं, इसके अंदर भी 8 भरे जाते हैं। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की। K वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2। L वाले में कितने गए, 6, जब तो 8 हो गए। अब इसके बाद ये तो M तो खाली रहेगा, तो M खाली रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो अपना बाह्यतम जो कोष हुआ वो कौन सा हुआ, L हुआ। L के अंदर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब भैया एक चीज बताइए, इसको, इस L कोष के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो ये 6 देगा या 2 लेगा। यानी कि ये 2 लेना, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना जो बाह्यतम कोष है उसको पूर्ण रूप से भर लेगा। ये 6 नहीं देगा, क्योंकि 6 देना इसके लिए क्या है, आप ही समझते हो कि किसी भी ज़्यादा चीज़ को देने के लिए किसी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो देने से बेटर है कम एनर्जी में ये 2 ले लेगा। जैसे आपने कभी एग्जांपल देखा होगा, कभी भी यात्रा की हो बसों के अंदर क्या होता है, बस के अंदर जैसे एक बस है उसके अंदर 30 सवारियाँ बैठी हुई है और एक बस के अंदर 2 बैठी हुई है, सेम रूट है उसका, तो वो क्या करेंगे, उस 2 सवारी को उस बस के अंदर भेज देते हैं। कोई सा भी व्हीकल हो उसके अंदर ऐसा ही करते हैं अपन। तो यहाँ पर भी क्या है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो 6 थोड़ी देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो आपको समझना यहाँ पे है, देखो बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजकता नहीं है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, 6 क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये तो 6 तो क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में आगे और बताऊंगा अभी। लेकिन संयोजकता क्या होगी, संयोजकता इसकी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। संयोजकता तो कितना, 2 आ जाएगा। अब लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन है, 2 ले लेगा, तो संख्या किसकी बड़ी, इलेक्ट्रॉनों की बड़ी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, लेते हैं जब क्या आएगा, -2। ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि लेने पर क्या है, -2 चार्ज आता है। देखिए अब आगे कॉपी कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। लिखते जाना भाई साथ के साथ, है ना, लिखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पानी पिला देना। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो या आपको, अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो होती है, यदि वैलेंसी हम ज्ञात कैसे करेंगे, यानी कि संयोजकता, थोड़ा समझना बस ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है अभी, आपको समझना है, बिल्कुल समझ के चलना है, सुनना इधर ध्यान से। वैलेंसी हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, देख लो, 2 कंडीशन रखते हैं अपन। क्या रखते हैं, 2 कंडीशन। आपको मैंने संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। क्या बताया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो संयोजकता भी यही, संयोजकता भी यही होगी। याद रखना बेटा ना, मैंने क्या लिखा है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो इसकी जो संयोजकता निकालेंगे ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या होगी, संयोजकता कहलाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन
अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5 6 7 आ जाए आपके पास, कितने आ जाए, 5 6 7 आ जाए, तो आपको क्या करना है, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आपको प्राप्त होगी संयोजकता। समझ में आई, समझ में आई। देखो मैंने एक चीज लिखा है आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है, कितनी है, 1 2 3 4 है, तो क्या करना है आपको, संयोजकता भी यही होगी। यानी कि जैसे एग्जाम्पल में अभी आगे बताऊंगा और समझना आपको ये याद रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से, आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो, ये अगर 1 2 3 4 आती है तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 आ जाए आपके पास, यानी कि आउटर जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए या 7 आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसको 8 में से क्या करना है, माइनस करना है, किसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, तो ही हम संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन का ले लेते हैं अपन। जैसे ऑक्सीजन के पहले वाले कोष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे वाले में कितने आए, 6। तो यानी कि ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं अपने पास, 6 आ रहे हैं, इसके अंदर से आ रहे हैं, तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में से 6 बाकी निकालेंगे, तो हमारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ये कहलाएंगी संयोजकता, किसकी, ऑक्सीजन की संयोजकता कहलाएगी। अगर मान लो, याद रखना, जैसे इसका उदाहरण ले लें अपन, जैसे सोडियम, पहले इसको लिखो, लिख लो सब। हाँ देखिए आगे बताऊंगा इसके बाद। जैसे ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 प्राप्त हुई, तो भाई ये भी लिख लेना, पीडीएफ के अंदर बना रखे हैं मैंने, टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर ऑर्बिट के अंदर होते हैं, आउटर सेल जो होती है, यानी कि बाह्यतम कोश होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। संयोजकता अलग होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के अंदर क्या है, अंतर है। अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 से 7 में से आ जाए, तो 8 में से बाकी निकाल के आपको संयोजकता निकालनी है, ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खत्म होगी, नेक्स्ट हम समझेंगे जैसे क्लोरीन। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको ना। जैसे मैंने ले लिया क्लोरीन, क्या लिया, क्लोरीन, इसका प्रतीक होता Cl और एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है इसका बच्चों, बताइए आप याद किया हो तो 17, याद है सबको। इट मीन्स क्या हुआ, क्लोरीन के अंदर 17 ही तो क्या है, प्रोटॉन, और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया आपके, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या तो आप स्ट्रक्चर बना के समझ लो, मैं यहाँ छोटा समझा देता हूँ। जैसे ये अपना नाभिक है, क्या है ये, नाभिक, नाभिक के चारों ओर क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मैं ये क्लोरीन के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो के वाले कोष, ये के वाला फर्स्ट वाला हो गया, एल हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया, के एल एम, कौन सा कोष हो गया, एम हो गया। अब बेटा एक चीज बताओ, इसके अंदर पहले वाले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 भर दिए, दूसरे वाले में 8 की होती है, तो ये भर दिए 1 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। अब बेटा एक चीज बताओ, पहले वाले में के वाले में कितने गए, 2, दूसरे वाले में 8, और बचे कितने, 17 है ना, इसके कितने आ रहे हैं, 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 10 हो गए। और लास्ट वाले एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7 जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए। तो अपना सीधा सा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका जो बनेगा कक्षाओं में, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन निर्धारण करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, पहले वाले कोष में के में कितने गए, 2, एल में कितने गए, 8, 8 2 10, और एम में कितने गए, 7। अब ये कहलाएगा क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको पूछ ले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन के अंदर कितनी है, तो क्या बताओगे, 7, लेकिन संयोजकता नहीं बताओगे आप, क्या नहीं बताओगे, संयोजकता नहीं बताओगे।
अब एक चीज बताओ, आउटर कोस इसका जो है आउटर ऑर्बिट है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम बढ़ने की क्षमता कितनी है 8 भरे जा सकते हैं। तो ये 7 डोनेट करने से इसको आसान क्या लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर खुद ग्रहण कर क्या करे, अपना अष्टक पूर्ण कर ले, अपना बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं उसको क्या कर ले, ये पूरा कर ले। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए इसके पास 7 हो गए, लेकिन संयोजकता मैंने बताया पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, संयोजकता अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 हो तो क्या करेंगे, संयोजकता निकालने के लिए उसको क्या 8 में से बाकी निकालेंगे। तो हमारे पास 8 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने आ रहे हैं 7 आ रहे हैं, तो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसके चार्ज क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा, इसलिए संयोजकता कितनी आएगी इसकी -1। कितनी आएगी, -1 आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिख लीजिए इसके भी। अब मैं थोड़ी सी एक चीज और बताऊंगा जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अंतर बता देता हूं मैं ना। अपन कोई सा, चलो ये उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। देखो 3 चीजें होती है, अगर मान लो आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे 10th करने के बाद, या कोई सा भी कंपटीशन का 1 डे एग्जाम होगा वो देखो कंपटीशन का एग्जाम, तो उसके अंदर से 3 चीजें पूछ ली जाती है इसके अंदर से। एक तो होता है, देखो याद रखना, कोर इलेक्ट्रॉन, क्या क्या चीजें पूछते हैं वो बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो पूछता है कोर इलेक्ट्रॉन, संख्या पूछ लेते हैं। दूसरा पूछता है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। और तीसरा पूछ लेते हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता, इसकी क्या संयोजकता। इसी के आधार पर चौथा पूछ लेते हैं ये धातु है या अधातु, धातु है या अधातु, पहचान कीजिए, दे सकते हो, यानी कि मेटल या नॉन मेटल, मेटल है या नॉन मेटल है। अब ये किस तरह से निकालेंगे हम, अभी थोड़ी देर पहले अपन उदाहरण लिया था, चलो कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं अपन क्लोरीन का। ये क्लोरीन था, इसका परमाणु क्रमांक 17, के कोष में 2 गए, एल में कितने गए 8 गए, और एम में कितने गए 7। अब ये 7 जो आउटर ऑर्बिट के अंदर है वो तो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बारे में बता रहा हूं मैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको पूछ लिया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 7। फिर मैंने बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 हो तो उसको संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से बाकी निकालेंगे। तो बेटा 8 में से बाकी निकालेंगे तो 8 - 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके पास, 1 आ जाएगा। क्या संयोजकता कितनी आ जाएगी, 1। अब ये 1 आएगी तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए ग्रहण करने पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चार्ज कौन सा आएगा, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सुनना इधर ध्यान से, याद रखना कि ये जैसे क्लोरीन का इसके चारों ओर क्या है, KLM चक्कर लगा रहे हैं, ये नाभिक के बीच के अंदर, ये K कोष है, ये L है और ये M है। M के अंदर हमें 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसकी क्लोरीन की बात कर रहा हूं मैं, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके अंदर 8, L में कितने गए 8, और पहले वाले के अंदर कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने बताया कि कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे बेटा, ध्यान रखना, यानी कि जो आउटर ऑर्बिट है, क्या आउटर ऑर्बिट जो है, यानी कि जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष के अलावा, बाह्यतम कोष को छोड़ देना आपको,
जहां संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको छोड़ देना है। तो बाद में अंदर वाले कोष कितने बचे, नाभिक के बाद सबसे पहले आया के, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और दूसरे वाले जो एल कोष था उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले तो इन अंदर वाले दोनों के कोषों को जोड़ना है। तो पहले वाले कोष में तो कितने थे 2, दूसरे वाले में कितने थे 8, तो 2 और 8 10 क्या हो जाएंगे इसके कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोरीन के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको देखो संयोजकता पूछ ले, संयोजकता निकाल लिए अपन ने। अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 है तो उसको 8 में से बाकी निकाल के हम क्या करेंगे संयोजकता प्राप्त कर सकते हैं। और चार्ज हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वैसे, और अगर वो डोनेट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपी कर लीजिए इसको एक बार, सबने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। अब लास्ट 5-6 मिनट के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका बेसिक कंसेप्ट। आगे एक उदाहरण लेते हैं, अब लेंगे हम अन्य उदाहरण क्लोरीन के अलावा। अब समझना ध्यान से है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, लिख लो एग्जाम्पल, आगे वाला एग्जाम्पल मैग्नीशियम। प्रतीक क्या होता है Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है इसका 12, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पूछ ले 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले 12, किसकी मैग्नीशियम की। अगर मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, मैं यहां समझा रहा हूं, उधर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये नाभिक हो गया, इसके चारों ओर कक्षाएं चक्कर लगाती है। तो पहले वाले में 2 गया, दूसरे वाले में कितने जाएंगे 8 की क्षमता है, 3 4 5 6 7 8, और जो लास्ट वाला कोष होगा उसके अंदर 2 और कितने हो गए 8 तो 10 हो गए, तो लास्ट वाले में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने जाएंगे जब जाके 12 होंगे ना। पहले वाले कोष मैं यहाँ लिख रहा हूँ, के कोष के में कितने गए 2, ये एल वाला कोष एल में कितने गए 8, और ये एम वाला कोष एम के अंदर कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन गए। 12 इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के, मैग्नीशियम के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है आप ही खुद बताओगे। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसकी वैलेंसी भी ज्ञात कीजिए यानी कि संयोजकता भी ज्ञात कीजिए। अब इसको पहचानना, इसका चार्ज बताइए, चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव वो भी बताएंगे अपन। अब देखिए ये मेटल है या नॉन मेटल, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको ये कैसे निकालते हैं। नॉन मेटल है इसके बारे में। अब ये 3-4 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर से। अब बेटा एक चीज बताओ, कोर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम कोर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बताया था कि नाभिक के बाद में के कोष, एल कोष, एम कोष या आगे बढ़ते जाते हैं ये। तो याद रखना कि आपको आउटर ऑर्बिट को छोड़ देना है, यानी कि बाह्यतम कोष को छोड़ देना। किसको छोड़ देना, बाह्यतम कोष को आपको छोड़ देना है। किसको छोड़ देना, यानी कि बाह्यतम कोष के अंदर, जैसे अब आपको पूछे, सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, ये तो है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ये है संयोजकता। क्या है संयोजकता, और ये आपको चार्ज आवेश बताना, आवेश कौन सा आएगा इसके, नेगेटिव आएगा, कौन सा आएगा धन आवेश आएगा, ऋण आवेश। तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सबसे पहले कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने बताई कि बाह्यतम कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इस मैग्नीशियम के अंदर। मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी 12 होती है। आउटर ऑर्बिट जो है इसका बाह्यतम कोष है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो याद रहे कि ये बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तो क्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाह्यतम कोष को छोड़ने के बाद जो अंदर वाले कोष है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनकी टोटल संख्या, तो अंदर 2 कोष आ रहे हैं के और एल। के अंदर 2 भरे और एल के अंदर कितने भरे 8 भरे। 2 और 8 कितने हो गए,
यहाँ लिख लो 2 और 8 यानी कि K और L के अंदर भर के टोटल आए अपने पास और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से वैलेंसी निकाली, संयोजकता कैसे निकालेंगे मैंने बताया था। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो, पहले लिखाया था, इससे पहले आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो संयोजकता भी वो ही होगी, यानी कि संयोजकता भी क्या होगी? वो ही होगी। तो यहाँ पे देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है? 2 आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 में से ही आ रही है, तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2। अब एक चीज बताओ मुझे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या अष्टक पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसलिए आसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। अब डोनेट करेगा तो क्या होगा बच्चों? याद रखना, डोनेट करने पे चार्ज आता है नेगेटिव। कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि इसका सॉरी पॉजिटिव। कौन सा आएगा? डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या इसके पास बढ़ जाएगी। लिख लो इसको पॉजिटिव। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? +2। सॉरी चार्ज क्या होगा इसका? +2। याद रखना संयोजकता कितनी आ गई? 2। इसको +2 लिख लीजिए क्योंकि ये क्या कर रहा है? 2 डोनेट कर रहा है। अब ये मेटल है या नॉन मेटल, इसी तरह से इसको समझ लीजिए। अब मैं समझाता हूं कैसे पहचानेंगे हम कि ये मेटल है या नॉन मेटल। इसका एक नियम है, वो आपको याद रखना है। बस थोड़ा सा अंतर ये ध्यान रखना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन और आवेश। अब नॉन मेटल है या मेटल है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता दोनों में अंतर होता है, बस इस चीज को ध्यान रखना। एक ही मत समझना और गलत क्वेश्चन मत करके आना, कोई भी गलत आंसर मत देना। अब हम पहचानेंगे कि ये क्या है, क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, ये भी पहचानेंगे हम। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचाने धातु है या अधातु? कैसे पहचाने धातु है या अधातु? लिख लो, कैसे पहचाने कि ये क्या है, धातु है या अधातु। ये याद रखना है ना। कैसे पहचानेंगे हम? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख लो, 3 कंडीशन लिखा रहा हूं मैं यहां पे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 है तो आप उसे क्या बोलोगे? धातु। क्या बोलोगे? धातु। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो वो धातु और अधातु दोनों के गुण उसके अंदर पाए जाएंगे। धातु अधातु के गुण इसके अंदर पाए जाएंगे। और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 5 6 7 हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन मेटल, यानी कि अधातु। क्या बोलेंगे? अधातु। अब चलो कोई बात नहीं। मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या, सॉरी सुनना, इधर ध्यान सुनना। मैग्नीशियम के अंदर हमने निकाला था, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब बेटा के कोष के अंदर 2 गए, एल के अंदर कितने गए? 8 गए, और बाह्यतम कोष जो बचा एम, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 आए। तो बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए इसके पास? संयोजी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के कितने आए? हमारे पास 2 आ गए। ठीक है। अब कंडीशन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मैग्नीशियम में कितनी पाएगी? 2 पाएगी। तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, आगे 2 है, तो ये क्या है? धातु। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगी? एक धातु हो जाएगी, यानी कि ये मेटल है। ठीक है, समझ में आई? अगर मान लो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 में से आ जाए तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो वो क्या कहलाएगी? अधातु कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से सोडियम का भी लिख लोगे बाहर। एक और समझ लो, लास्ट उदाहरण। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ चलना है। मिटा रहा हूं इसको मैं। ये सारी चीजें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सारे जो नोट्स है वो पीडीएफ के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने डाल रखे हैं। उसके अंदर से आप इनको डाउनलोड करके अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर रूप से अच्छे नोट्स बना लें आप। ठीक है, या उनका प्रिंट भी निकाल सकते हो, आपके पास प्रिंटर हो तो। अब एक लास्ट उदाहरण है, क्लास के अंत में मैं एक बार और एक उदाहरण और समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जैसे सोडियम क्या है?
सोडियम, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल एक और लिख लो, लास्ट है ये सोडियम। चलो सोडियम धातु है क्या, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, है ना। सोडियम प्रतीक क्या होता है, Na, ठीक है। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इसके कितने होंगे, एटॉमिक नंबर इसके होंगे आपके पास 11। कितने होंगे, 11 होंगे ना एटॉमिक नंबर इसके, ठीक है। अब सुनो इधर, सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले नाभिक बनाया, उसके बाद पहला कोष, दूसरा कोष, ठीक है। पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला कोष है उसके अंदर 2 गए, तो अब इसके अंदर 8 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एल कोष में, किसमें, एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 8। अब जो दूसरा लास्ट वाला कोष है वो बचा, उसके अंदर 8 तो 10 हो गए, तो दूसरे वाले लास्ट वाले में एम कोष के अंदर कितने जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कौन सा कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्वेश्चन क्या आया, जैसे पूछा तुम्हारे को, जैसे क्वेश्चन पूछा कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, किसकी, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए। कोर इलेक्ट्रॉन में बताया जो आउटर कोष है, यानी कि जो बाह्यतम कोष है, उसके अलावा अंदर वाले कोष जो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिनकी मैक्सिमम क्षमता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, वो स्थायी रूप धारण कर रखा है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के में 2 और एल में 8। तो के और प्लस एल यानी कि 2 + 8, तो इतने 10 इलेक्ट्रॉन तक क्या हो गया इसके कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बाह्यतम कोष के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 1। बाह्यतम कोष में देखो आप एल के, इसमें एम में के, एल एम के अंदर कितने आ रहे हैं, एम के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो संयोजकता निकालेंगे हम, संयोजकता निकालने के लिए आपको बताया था मैंने, यदि बाह्यतम कोष के अंदर आउटर ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता भी कितनी होती है, वही होती है। तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद देखेंगे हम संयोजकता के बाद होगी आपकी चार्ज, जो आवेश है, यानी कि चार्ज, आवेश कौन सा आएगा इसमें, आवेश भी देख लीजिए। अब देखो ये बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बजाय इसके 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, इसमें इसकी कम एनर्जी वेस्ट होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तो क्या आ जाएगा इसमें, +1 चार्ज आ जाएगा। इसके बाद देखो +1 चार्ज आने के बाद मैंने बताया कि ये नॉन मेटल है, यानी अधातु है या धातु है, ये भी आइडेंटिफाई करना अपने को। मैंने बताया था यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो तो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। और अगर मान लो 4 हो तो धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं, और 5 6 7 हो तो क्या होता है उसके अंदर, वो अधातु कहलाता है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास 1 आई, इट मीन्स क्या है, ये धातु है, ये सोडियम क्या है, धातु। ये आपको पहचानना है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी। अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको ये क्लास शेयर कर दें। और मैं बहुत एक चीज़ ध्यान रखें कि नोट्स बनाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। और ये बेसिक कंसेप्ट जो था केमिस्ट्री का 10th का, तो मैंने आपको बताया, और आगे चल के मैं रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ आपको। जो पहला लेसन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहला आपको पहले क्लास का जो 10वीं क्लास है उसका लेसन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।